हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन्स। मैं भगवत देवंगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटीकोगुलेंट्स पर। तो एंटीकोगुलेंट्स होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और कितने प्रकार के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली एक प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है दोस्तों, जो ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है। जब इसको हम एक प्रॉपर मात्रा में ब्लड में मिलाते हैं तो विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को जमने नहीं देता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है और यह ब्लड को जमने नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि एक ब्रीफली एनालिसिस करेंगे हम शॉर्ट में कि ब्लड की क्लॉटिंग होती कैसी है। तो ब्लड की क्लॉटिंग इस प्रकार होता है दोस्तों, कोई भी जैसे कि टिश्यू में डैमेज होती है तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है, या फिर जो प्लेटलेट है वो जो है, अब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है उसको एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, विच प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में यह प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन से रिएक्ट करके थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है दोस्तों। और यह थ्रोम्बिन जो होती है ब्लड में जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन होता है उसको कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिब्रिन जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है दोस्तों। अब यह फिब्रिन जो कि इनसॉल्युबल है, एक फिब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। इसमें ब्लड सेल्स आ करके फिर ये एक क्लॉट को फॉर्म कर देता है, क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक ब्रीफ है, ब्रीफली एनालिसिस है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग का। अब हम देखते हैं कि जो एंटीकोगुलेंट्स है वो इस ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज़्म है इसमें कहाँ पर और किसको इनहिबिट करके इस कोगुलेशंस की प्रक्रिया को रोकता है दोस्तों। तो आगे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स है उसमें फर्स्ट हमारा है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म है दोस्तों एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब इसका हम डाइसोडियम या डाइपोटेशियम साल्ट जनरली यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि EDTA जो होती है दोस्तों, ये इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो 4 ग्राम पर डेसीलीटर का सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशंस का हम 0.2 ml 3 से 4 ml ब्लड में डालते हैं दोस्तों। 0.2 ml जो है 3 से 4 ml ब्लड में हम इसका यूज करते हैं। और इस 0.2 ml का अगर हम देखेंगे कि इसमें पाउडर कितना होता है तो ये लगभग 8 मिलीग्राम के आसपास होता है दोस्तों। अब ये एक्शंस क्या कार्य करते हैं, कैसे ये किस प्रकार एक्शन करके दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये EDTA जो है एक पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है दोस्तों, कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है, पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है, जो कि कैल्शियम आयन जो कि आयनाइज फॉर्म में होता है, आयंस फॉर्म में होता है, उसको ये EDTA जो है अपने साथ जो है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। EDTA जो है इस कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसमें कैल्शियम जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। इस प्रकार जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन मिल नहीं पाता है और ब्लड की क्लॉटिंग जो है रुक जाती है दोस्तों। तो ये हो गया इस प्रकार इसकी एक्शंस जो है। तो यह एक पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है जो कैल्शियम को क्या करता है दोस्तों, अलग कर लेता है। ये हमारा EDTA ट्यूब्स है दोस्तों, जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होती है, जो कि सैंपल कलेक्शंस के लिए यूज होती है दोस्तों जनरली। और ये पर्पल कलर की होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों कि टेस्ट परफॉर्म्ड बाय यूजिंग EDTA ब्लड। हम EDTA ब्लड से क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, टोटल काउंट कर सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कर सकते हैं, RBCs काउंट कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, प्लेटलेट काउंट और पैक्ड सेल वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं दोस्तों। प्राय आजकल EDTA के यूज कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट करने में होता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों ESR का एस्टिमेशंस कर सकते हैं, बट इसमें हम विंट्रुप ट्यूब मेथड जो होती है उसके द्वारा ही कर सकते हैं दोस्तों। विंट्रुप ट्यूब मेथड में हम ESR लगाने के लिए EDTA ब्लड का हम यूज कर सकते हैं। इसमें सोडियम साइट्रेट की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हम सिकलिंग टेस्ट कर सकते हैं, इससे ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, और HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन्स कहते हैं, ये भी हम कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे टेस्ट हैं जो EDTA ब्लड से
किया जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसका एडवांटेज क्या है भाई, इससे हम EDTA क्यों यूज़ करते हैं, हमको इससे प्रॉफिट क्या है। तो EDTA यूज़ करने का एडवांटेज है, पहला यह एक बेस्ट सेलुलर प्रिजर्वेटिव है और मॉर्फोलॉजी को सस्टेन करके रखता है। सेल का जो मॉर्फोलॉजी है दोस्तों उसको बनाए रखता है, और सेल्स की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए दोस्तों यह एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है। क्योंकि दोस्तों जनरली कुछ जो एंटीकोगुलेंट्स है दोस्तों वो सेल्स की मॉर्फोलॉजी को धीरे धीरे क्या करता है, ख़त्म करने लगता है। लेकिन EDTA में यह बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों कि वो सेल्स की मॉर्फोलॉजी को, जो उसके शेप वगैरह हैं, उनको सस्टेन करके रखता है, बनाए रखता है। और हम 2 से 3 घंटे तक, लगभग 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे के अंदर हम एक ब्लड पिक्चर्स का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। उसकी वही शेप साइज़ में जिस प्रकार का वो है उसको ये 2 से 3 घंटे तक एज इट इज़ बनाए रख सकता है दोस्तों EDTA जो है। और दूसरा बात है ये है कि ये प्लेटलेट क्लम्पिंग को क्या करता है दोस्तों, इनहिबिट करता है। अर्थात प्लेटलेट की जो क्लम्पिंग होती है, जमाव होती है, उसको ये इनहिबिट करके रखता है, रोक के रखता है, ताकि ब्लड का क्लॉटिंग ना हो। देखते हैं दोस्तों कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि भाई हर चीज़ का प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, तो इसको यूज़ करने का डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर हम एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में EDTA का यूज़ करते हैं, जो उसका जितना हमको ज़रूरत है, जो उसका पैरामीटर्स दिया हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा हम मात्रा में यूज़ करते हैं EDTA का, तो हमको RBCs और WBCs का जो साइज हो सिकुड़ते हुए और उसका सेल्स जो है डिजनरेट मतलब नष्ट होते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। और अगर हम EDTA को 2 मिलीग्राम पर ml यूज कर 2 मिलीग्राम पर ml से भी अधिक यूज करते हैं दोस्तों, तो हमको PCV जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है दोस्तों, ये कम मिल सकता है। MCHC जो मीन कैप्सुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होता है दोस्तों, ये हमको स्लाइटली बढ़ा हुआ मिल सकता है, और प्लेटलेट काउंट भी हमको बढ़ा हुआ मिल सकता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार इसके कुछ डिसएडवांटेज है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डबल ऑक्जिलेट। डबल ऑक्जिलेट के लिए हम जनरली अमोनियम ऑक्जिलेट और पोटेशियम ऑक्जिलेट का यूज़ करते हैं, जो कि 3:2 के रेशियो में होती है दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि अमोनियम ऑक्जिलेट 2.4 ग्राम होती है, पोटेशियम ऑक्जिलेट 1.6 ग्राम होती है, डिस्टिल वाटर 100 ml है, इसका हम यूज़ करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि हम किस रेशियो में ब्लड के साथ इस सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार ये मिला करके हम सॉल्यूशंस बना सकते हैं। अब ऑक्जिलेट सॉल्यूशंस जो होती है दोस्तों, ये 0.2 ml, इसे हम एज इट इज़ EDTA जैसे ही 0.2 ml, इसका भी कंटेंट्स लगभग 8 मिलीग्राम के आसपास होता है दोस्तों। इसका हम यूज़ जो है 3 से 4 ml ब्लड के लिए करते हैं। हम ये देखते हैं दोस्तों, अब यह एक्शन क्या करता है, अभी ब्लड में कुछ तो वर्क करेगा दोस्तों, तो एक्शंस क्या करता है ये देखते हैं। तो यह कैल्शियम, ये भी आयनाइज्ड जो ब्लड में कैल्शियम उपस्थित होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में उपस्थित होती है, उसको यह ऑक्जिलेट रिएक्ट करके अपने साथ रिएक्ट कर लेता है, और यह ऑक्जिलेट जो है इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है, जो कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में चली जाती है। तो इस प्रकार कैल्शियम आयंस की कमी हो जाती है ब्लड में, और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि यह इससे जो ऑक्जिलेट ब्लड है उससे हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो डबल ऑक्जिलेट ब्लड है ये, और इससे हम कर सकते हैं हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, RBCs काउंट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, और ये सारे एस्टिमेशन भी कर सकते हैं वही विंटोप्स मेथड में। और इससे हम हेमेटोक्रिट जो होता है SCT का भी हम एस्टिमेशंस कर सकते हैं दोस्तों। इसका कुछ डिसएडवांटेज है दोस्तों, कि यह WBCs की जो मॉर्फोलॉजी है उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर सकता है। जिस प्रकार हमने देखा था कि EDTA जो है वेल प्रिजर्वेटिव होती है, अच्छे से प्रिजर्व कर के रख सकती है, सेल्स की मॉर्फोलॉजी को सस्टेन करके रख सकती है 2 से 3 घंटे तक। इसमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है दोस्तों, यह मॉर्फोलॉजी को अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रख पाता है, और सेल जल्दी ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, डिनेचर्ड होने लग जाते हैं दोस्तों, और उसका मॉर्फोलॉजी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। ये और देखते हैं उसके बाद दोस्तों, और
यह ब्लड बैंकिंग पर्पज़ से कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह टॉक्सिक होती है और हार्मफुल होती है दोस्तों, इसलिए यह ब्लड बैंकिंग पर्पज़ से कभी यूज़ नहीं है किया जाता है, ना ही इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में कोई यूज़ है दोस्तों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में भी इसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम साइट्रेट के बारे में देखते हैं हम दोस्तों। ट्राइसोडियम साइट्रेट यह जो है इसका रेशियो है और कुछ स्पेशल 2 टेस्ट होते हैं एंटीकोगुलेंट्स का। हमारा जो ट्राइसोडियम साइट्रेट है जनरली कोगुलेशन टेस्ट में, कोगुलेशन स्टडी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कोगुलेशंस के लिए। तो इसका ये रेशियो होती है दोस्तों कि हम 1 पार्ट 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट और 9 पार्ट ब्लड का यूज करते हैं दोस्तों। 9 पार्ट ब्लड, अर्थात ब्लड और जो एंटीकोगुलेंट्स है उसमें रेशियो 1:9 की होती है दोस्तों। 1:9 का रेशियो होता है। अगर हम 1 पार्ट ट्राइसोडियम साइट्रेट ले रहे हैं तो 9 पार्ट हमको ब्लड लेना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसका कोगुलेशन स्टडी के बाद ये सारे एस्टिमेशंस ये सर का टेस्ट में भी करते हैं, बट इसमें जो मेथड्स होती है दोस्तों वे वेस्टर्जेंस मेथड के लिए करते हैं। ये सर के लिए जो वेस्टर्जेंस मेथड होती है उसमें हम ट्राइसोडियम साइट्रेटेड ब्लड का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें 1 पार्ट जो है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों 1 पार्ट, और ये 4 पार्ट ब्लड में डालनी होती है दोस्तों। इस प्रकार ब्लड और जो एंटीकोगुलेंट्स है उसका जो है 1:4 का रेशियो बनता है दोस्तों, और इसी प्रोपोर्शन में हमको टेस्ट के लिए सैंपल लेना होता है दोस्तों। ये उसके ट्यूब्स के बारे में दिए हैं दोस्तों कि हम कोगुलेशन टेस्ट करने के लिए हम दोस्तों ये साइट्रेट ट्यूब का यूज़ करते हैं, इस कलर का और ब्लू कलर का होता है जो कि दोस्तों, और जनरली ESR करने के लिए ये 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे सोडियम साइट्रेट 3.8%, हम ब्लैक कलर का जो ब्लैक कलर टॉप का जो ट्यूब होती है उसका जनरली हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि सोडियम साइट्रेट आखिर किस प्रकार वर्क करता है, तो इसका एक्शंस क्या है। तो यह कैल्शियम आयंस जो ब्लड में उपस्थित होते हैं दोस्तों उसको ट्राइसोडियम साइट्रेट अनआयनाइज्ड कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयंस हों उसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम आयंस मिल नहीं पाता उनको, क्योंकि यह कैल्शियम आयंस को यूज कर लेते हैं। और हम देखा है दोस्तों को ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स के लिए कैल्शियम आयंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम आयंस की उपस्थिति नहीं होने के कारण ब्लड की क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाती है दोस्तों। इस प्रकार ये ब्लड जो है प्रिवेंटेड हो जाता है क्लॉटिंग से। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों एंटीकोगुलेंट्स हेपेरिन। हेपेरिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हेपेरिन जो होती है यह 2 प्रकार की मिल सकती है हमको, सोडियम या लिथियम हेपेरिन के नाम से, और इसका 0.5 से 1 मिलीग्राम जो है यूज़ करते हैं 5 ml ब्लड में। बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, और जनरली इसका जो यूज़ है दोस्तों हम ब्लड गैसेस टेस्ट के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट के लिए करते हैं दोस्तों। तो एक्शंस क्या होती है देखते हैं दोस्तों कि यह एक्ट्स एज एंटीथ्रोम्बिन। यह थ्रोम्बिन की बनने को रोकता है दोस्तों। थ्रोम्बिन के फॉर्मेशंस को प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन की जो बनने की प्रोसेस है उसी को रोक देता है दोस्तों, कि थ्रोम्बिन बन ही नहीं पाता है एंटीथ्रोम्बिन, इसलिए इसको एंटीथ्रोम्बिन कहा जाता है। एंटीथ्रोम्बिन के रूप में यह कार्य करता है, और ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो जिम्मेदार थ्रोम्बिन है दोस्तों उसको बनने से रोक देता है, तो फिर ब्लड की क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाती है दोस्तों। इस प्रकार हेपेरिन जो है कार्य करता है, और इससे हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो ABG कहते हैं वो टेस्ट हम करते हैं दोस्तों, जो कि ब्लड गैसेस के लिए होती है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हम टेस्ट इसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हेपेरिन का। हेपेरिन का ट्यूब जो होती है दोस्तों इस कलर में होती है, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर टॉप वाली होती है दोस्तों, जो जिसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोडियम फ्लोराइड NaF। सोडियम फ्लोराइड ट्यूब जो होती है दोस्तों ये शुगर एस्टिमेशंस के लिए जनरली यूज़ होती है, और क्योंकि जो ब्लड होती है दोस्तों उसमें आरबीसीस होती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होते रहता है, ग्लूकोज का कंजम्पशन होते रहता है। तो अगर हमको
ब्लड की में जो ग्लूकोज के लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है दोस्तों, तो इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होते रहती है दोस्तों, उसको क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट्स करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा दोस्तों। तो उस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को ही रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए इस सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड दोस्तों 2 से 3 मिलीग्राम मात्रा जो है 1 ml ब्लड में डालकर हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। अब यह क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, ये देखते हैं दोस्तों। तो फ्लोराइड जो है एक प्रकार के एंजाइम इनहिबिटर होता है दोस्तों। यह एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है ताकि एंजाइम्स वर्क ना कर सकें। और जब एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे दोस्तों, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के लिए एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को क्या करते हैं दोस्तों, इनहिबिट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों टेस्ट परफॉर्म्ड बाय यूजिंग सोडियम फ्लोराइड ब्लड। जैसे कि हमने दोस्तों पहले ही चर्चा किया है कि सोडियम फ्लोराइड जो ब्लड है उसका यूज़ हम जनरली शुगर एस्टिमेशंस के लिए करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है, देखते हैं दोस्तों कि ये सोडियम फ्लोराइड ट्यूब्स है, और इसमें ये लिखा है इसमें दोस्तों सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 5 मिलीग्राम / 4 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पेशल एंटीकोगुलेंट्स। स्पेशल एंटीकोगुलेंट्स ये एंटीकोगुलेंट्स होते हैं दोस्तों जिनका यूज जनरली ब्लड बैंकिंग में किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए और ब्लड कलेक्टिंग करने के लिए। जो बैग्स होती हैं उसमें जनरली इन एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो दोस्तों बॉडी के लिए क्या होती है, लाभप्रद होती है, क्योंकि ये एंटीटॉक्सिक होती है। ठीक है, जो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है बल्कि यह फ़ायदा पहुंचाती है शरीर को। तो देख सकते हैं दोस्तों पहला इसमें आता है एसिडी, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज जिसको हम कहते हैं। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, इसमें हमारे ये कंपोजिशन होती है, ये कई प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उससे मिलकर बनी होती है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। तो इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट होती है 22 ग्राम, साइट्रिक एसिड 8 ग्राम और डेक्सट्रोज जो है 24.5 ग्राम। इतना को दोस्तों हम 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं दोस्तों, जो कि एसिडी सॉल्यूशंस होती है। अब इस एसिडी सॉल्यूशंस का 15 ml 100 ml ब्लड में मिलाकर हम ब्लड को प्रिजर्व करने का कार्य करते हैं दोस्तों। इसका यूज़ जनरली ब्लड बैंकिंग में होता है, ये ब्लड बैंकिंग में इसका जनरली यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ये ब्लड बैग है, ये इस प्रकार होते हैं ब्लड बैग जिसमें ब्लड बैंकिंग में जिसका यूज़ होता है और ब्लड डोनेट करते हैं दोस्तों इसमें। और ये इसका कुछ कंपोनेंट्स हैं एसिडी का, इस प्रकार आता है ये एंटीकोगुलेंट साइट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस यूएसपी एसिडी फार्मूला। एक बैग का जो उसमें लिटरेचर्स होती है दोस्तों ये है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक से। और नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड जो यूज़ करते हैं दोस्तों एंटीकोगुलेंट्स वो होता है सीपीडी, जिसको हम कहते हैं साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसका कंपोजिशन इस प्रकार होता है दोस्तों साइट्रिक एसिड 3.2 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 25.8 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट 2.18 ग्राम, ग्लूकोज जो है इसमें दोस्तों 25 ग्राम होती है। इसमें डेक्सट्रोज और एक्स्ट्रा ऐड हो गया दोस्तों, ग्लूकोज 25 ग्राम होती है। और इसको हम इन सभी जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों उसको हम 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर क्या बनाते हैं, सीपीडी के सॉल्यूशंस तैयार करते हैं दोस्तों। अब रेशियो देखते हैं दोस्तों कि किस रेशियो में हम इसको ब्लड के साथ यूज करते हैं। तो पर 14 ml जो सीपीडी सॉल्यूशंस होती है दोस्तों, हाँ उसको 100 ml ब्लड में मिलाकर इसका यूज़ करते हैं। तो 100 ml ब्लड के लिए दोस्तों 14 ml सीपीडी सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। ये भी ब्लड बैंकिंग पर्पज़ से ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ये इसका एक जो बैग्स का लिटरेचर होती है दोस्तों वो है, ये सीपीडी सॉल्यूशंस इसमें डाला है एंटीकोगुलेंट साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस जो है यूएसपी सीपीडी ब्लड बैंक ब्लड पैक बोलते हैं दोस्तों। ये 250 ml के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट्स साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनाइन CPDA1, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनाइन। इसमें एक एडेनिन जो होती है एक्स्ट्रा होती है दोस्तों। सीपीडी में जब एडेनिन को और ऐड कर दिया जाता है 27.5 मिलीग्राम, तो इस एंटीकोगुलेंट्स का
फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इस एंटीकोगुलेंट्स का निर्माण होता है। तो सीपीडी का सभी कंपोजिशंस प्लस उसमें 27.5 मिलीग्राम हम डालते हैं दोस्तों एडेनिन। ये एडेनिन जो है और डाला जाता है दोस्तों, एडेनिन डालते हैं ये। इस प्रकार इसका हम भी रेशियो देखते हैं दोस्तों, तो इसका भी सेम रेशियो है। रेशियो की बात करते हैं तो सीपीडी सॉल्यूशंस 14 ml लेते हैं और ब्लड जो है 100 ml रहते हैं, सेम है। और इसका भी ब्लड बैंकिंग पर्पज़ से ही यूज़ करते हैं दोस्तों। अब एडेनिन का आखिर यूज़ क्यों हुआ, तो यह देखते हैं कि एक नोट है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि एडेनिन प्रोवाइड्स ATP molecules for the maintenance of RBCs and increase the stability of collected blood। जो एडेनिन्स हैं दोस्तों वो ATP जानते हैं दोस्तों हम, ये एनर्जी का एक बंडल्स होती है दोस्तों, ये एनर्जी होती है, ठीक है। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रदान करते हैं दोस्तों किसको, RBCs को, ताकि ये क्या है दोस्तों, RBCs को, चूँकि ये ब्लड बैग में आ गया है और इसको बॉडी से तो पहले एनर्जी मिलता है दोस्तों, ATP मिलता है, और इसमें तो न्यूक्लियस वगैरह होती नहीं है तो ATP इसको देना पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसको ATP देने के लिए, RBCs को ATP मिलते रहे, एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए, और यह अपना जो है अस्तित्व को बनाए रख सके, ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो जो है, इसके लिए ATP देते रहते हैं, ATP मिलती रहे, इसके लिए एडेनिन का यूज़ करते हैं। और यह एडेनिन देने से चूँकि एनर्जी मिलती रहे, सब सेल्स को एनर्जी मिलती है, इसलिए जो ब्लड कलेक्टेड किए हैं दोस्तों उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इसका एंटीकोगुलेंट CPD-A1 का, CPD-A1 का दोस्तों ये एक लिटरेचर है जो ब्लड बैंक में लगा रहता है, जो कि 450 ml का रहता है दोस्तों, ठीक है। ये आप ब्लड बैंक वगैरह में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।